दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के सैनिक अड्डे खाड़ी देशों में इस वक्त पूरे तरीके से खत्म हो चले हैं। सिर्फ 3 से 4 ही ऐसे सैनिक अड्डे हैं या कहें अमेरिकी बेस जो खाड़ी देशों में हैं, वो काम कर रहे हैं और बाकी दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकी अड्डे पूरे तरीके से धराशायी हो चुके हैं। 13 अड्डों पर तो अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी भी नहीं है और 12 अमेरिकी अड्डे ऐसे हैं जो छिटपुट हरकत में दिखाई देते हैं, लेकिन इतने सक्षम नहीं है कि वहां से अब युद्ध से पहले वाली परिस्थिति उस बेस पर काम के लायक बची हो। और सही मायने में खाड़ी देशों पर जो अमेरिकी रक्षा प्रणाली थी वह पूरे तरीके से टूट चुकी है। वो पैट्रियट हो, वो थार्ड हो, सब कुछ फेल हो चुका है। और आज की तारीख में खाड़ी देश बिना अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली के हैं, इसीलिए ईरान का हर हमला असर कर रहा है। और जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त जो असर था वो सिर्फ 4% था। 15वें दिन के बाद वो असर बढ़ते बढ़ते 17% तक हो गया। बीते 2 दिनों पहले यह असर 24% तक पहुंच गया और आज की तारीख में यह असर जो है वो 35% से ज्यादा हो चुका है। यानी जो पूरी सुरक्षा प्रणाली अगर खाड़ी देशों में धराशायी अमेरिका की हो गई, तो क्या खाड़ी देशों के भीतर नया सवाल अमेरिकी रक्षा प्रणाली को अब साथ में लेना है या नहीं लेना है। और उसके आगे का सवाल यह हो गया है कि अगर अमेरिका की मौजूदगी खाड़ी देशों में है या जिस भी देश में है, वहां पर ईरान के मिसाइल या ड्रोन लगातार हमला करेंगे। और अब तो खुले तौर पर IRGC ने यह कहकर और मुश्किल हालात पैदा कर दिए खाड़ी देशों के लिए कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक हो, उसकी मौजूदगी किसी होटल में हो या किसी रिहायशी इलाके में हो, तो फिर वहां के नागरिक कम से कम उस जगह पे नहीं रहे, क्योंकि अगर इंटरसेप्ट किया जाता है कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी किसी होटल में भी है या किसी रिहायशी इलाके में है, तो फिर ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाएगा। यह परिस्थिति 3 बातों की दिशा में ले जा चुकी है। पहली बार अमेरिका से हटकर ईरान के ड्रोन का सामना करने के लिए यूक्रेन से समझौते किए जा रहे हैं और जेलेंस्की का कहना है कि दरअसल रशिया की तरफ से जो भी ड्रोन उनके देश पर हमले किए गए, उसको बचाने की टेक्नोलॉजी उन्होंने 2 साल के भीतर डेवलप कर ली थी। और अब चूंकि ईरान सीधे खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, तो उस ड्रोन को रोक पाने की स्थिति में यूक्रेन की ही टेक्नोलॉजी काम करेगी। यह एक शुरुआत है। शुरुआत इसलिए है क्योंकि अमेरिका के साथ कोई आज से सुरक्षा का संबंध नहीं है और सही मायने में अमेरिका के हथियार इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा मुनाफा मिडिल ईस्ट देशों के जरिए ही होता है। और मिडिल ईस्ट की जितनी कमाई, जितनी पर व्यक्ति की आय है या कहें जितना मुनाफा उसका तेल, गैस और बाकी प्रोडक्ट्स के जरिए होता है, उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट के तौर पर अमेरिका में लगा हुआ है। और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से कल चूके नहीं कि लगभग 2 ट्रिलियन से ज्यादा तो UAE ने लगाया हुआ है और तमाम ट्रिलियंस डॉलर का जिक्र वो करते चले गए। लेकिन इन सब के बीच अब खाड़ी देशों के सामने जो 2 सवाल हैं, वो 2 सवाल इस युद्ध के लंबे खिंचने को लेकर हैं और अमेरिका की रक्षा प्रणाली अगर पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई तो अब उसका रास्ता क्या निकाला जाए, इसको लेकर है। और इसके आगे की कड़ी यह है कि जिस लिहाज से अमेरिका पर हमले की सोचना, या अमेरिका पर सीधे तो नहीं लेकिन अमेरिका की मौजूदगी जहां जहां है, जिस जिस मिलिट्री बेस पर, जिस जिस कंपनी पर, जिस जिस कंपनियों के जरिए जो जो इंस्टीट्यूशंस खाड़ी देशों में अमेरिका के हैं, अगर उसे निशाने पर अब लेने का जिक्र खुले तौर पर उस दौर में जब अमेरिका ने सीज फायर एक लिहाज से किया हुआ है, वो चाहे पावर प्लांट को लेकर हो या एनर्जी को लेकर ही क्यों ना हो, लेकिन हमले तेज हैं और ये हमले आज भी किए गए। यानी नया मैसेज यह है कि अगर अमेरिका युद्ध खत्म करके खाड़ी देशों के लिए समाधान नहीं लाता है तो खाड़ी देश क्या करें। और अगर खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस है और ईरान हमला करता है तो उससे बचा कैसे जाए। इन 2 सवालों का जवाब किसी के पास इस वक्त नहीं है और खाड़ी देशों के भीतर पहली बार यह चिंतन मनन तेज हो चला है, क्या अपने रीजनल एस्पेक्ट में हम सुरक्षा की व्यवस्था खुद के तौर पर नहीं कर सकते हैं या दुनिया के उन देशों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं जो इस वक्त खाड़ी देशों के अनुकूल हों। और इस युद्ध की अगर आशंका लंबे वक्त तक खिंचने की है तो उससे पहले कोई तो विकल्प निकालना होगा। तमाम जगहों पर
खाड़ी देश के जो भी व्यक्ति अब जिक्र जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली को लेकर करते हैं या फिर उस सुरक्षा प्रणाली में लगी हुई सेंध का करते हैं। यूक्रेन के साथ भी जो जेलेंस्की के जरिए चर्चा हुई उसमें सऊदी अरब भी है, कतर भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, बहरीन भी है, जॉर्डन भी है, कुवैत भी है। यानी ध्यान दीजिए, यह पहली बार एक बड़ा शिफ्ट है, एक ऐसा शिफ्ट जो बतला रहा है कि अमेरिका को लेकर एक संशय की स्थिति में खाड़ी देश है। यूएई के सुल्तान अल जबर आज बताने लगे कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन बावजूद इस पे उन पे हमले हुए। On February 28, my country, the United Arab Emirates, came under attack. An illegal, unprovoked, unjustified, erratic terrorist attack. Over 2,200 missiles and drones. That is over 60% of everything that has been launched at the Gulf, aimed at our cities, our ports, our infrastructure, and our people. The UAE is no easy prey, and we will emerge stronger than before. दरअसल यूएई नहीं बल्कि खाड़ी देश में मौजूद हर वो देश जो तेल और गैस की इकोनॉमी के आश्रय अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने सुदृढ़ बनाए हुए है, उसके सामने यह संकट है कि अब उसकी इकोनॉमी पटरी पर कैसे आएगी। जबकि इसी दौर में अगर आप 28 फरवरी से पहले की परिस्थिति को समझे तो अगर ईरान $47 प्रति बैरल एक्सपोर्ट कर रहा था और उसके जो एक्सपोर्ट की तादाद थी वो 1.1 मिलियन बैरल की थी, आज की तारीख में जब युद्ध हो रहा है तो अकेले ईरान ही एक्सपोर्ट कर रहा है और इस वक्त 1.1 मिलियन बैरल से आगे बढ़कर 1.5 मिलियन बैरल तक उसका एक्सपोर्ट जा चुका है। और उस वक्त $47 था, आज की तारीख में वह $120 प्रति बैरल हो गया है। यानी जिस समय दुनिया के सामने एनर्जी की क्राइसिस है उसका लाभ दो ही देशों को मिल रहा है, एक ईरान है और दूसरा रशिया है। मिडिल ईस्ट के सामने संकट है कि क्या इस दिशा में अमेरिका ने कुछ भी नहीं सोचा और खाड़ी देशों की रक्षा प्रणाली फेल हो गई, अमेरिकी ताकत धराशायी हो गई और रक्षा साझेदारों के अब व्यापक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। क्योंकि सारे समझौते अगर फेल हो गए, तनाव रुका नहीं, हिफाजत हुई नहीं, तो अब दूसरे अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं जिससे जो व्यापक समीक्षा की जा रही है उसमें एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आपस में अपने तरीके से चीजों को डेवलप कर सकती है क्या? क्योंकि कतर के विदेश मंत्रालय ने तो साफ तौर पर कहा कि दरअसल खाड़ी देशों को मौजूदा युद्ध के मद्देनजर अपनी साझा क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है और क्षेत्रीय समन्वय यानी अभी तक जो टकरा रहे थे वो यमन को लेकर यूएई और सऊदी अरब के बीच का टकराव हो या दूसरे देशों का आपस में टकराव हो, इसको लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि एक नई चीज भी उभरी कि जो लोग अमेरिका के लिए मध्यस्थता करना भी चाहते हैं उनके संबंध या उनकी कूटनीति परिस्थितियां इजराइल के अनुकूल नहीं है और इजराइल के लिए ही अमेरिका इस युद्ध में कूदा है। खाड़ी देशों के सामने यह सवाल है कि अगर इजराइल आपकी प्राथमिकता है तो हमारी सुरक्षा प्रणाली में सेंध लग गई, वो आपकी प्राथमिकता क्यों नहीं थी? और नई परिस्थिति यह भी है कि अगर रीजनल लेवल पे समन्वय को लेकर अगर एक जैसा रुख नहीं अपनाएंगे तो स्थितियां धीरे धीरे नाजुक हो जाएगी। आज यूक्रेन के पास जाना पड़ रहा है, ड्रोन रोकने की तकनीक उसके पास है, तो नए समझौते करने की दिशा में अब दूसरे देशों की तरफ भी बढ़ना होगा क्योंकि खाड़ी देश युद्ध में किसी पक्ष में किसी के साथ नहीं खड़े हैं। और उसका दूसरा सच यह भी है कि खाड़ी देशों पर इतने अटैक हुए बावजूद इसके उन्होंने ना कभी जवाब दिया ना युद्ध में कूदे। इजराइल ने बहुत चाहा कि खाड़ी देश इस युद्ध में शामिल हो जाएं। यानी इजराइल के साथ वो वैचारिक तौर पर गाजा और फिलिस्तीन के सवाल को लेकर नहीं थे। नाटो कंट्रीज में तुर्की आता है, वो इजराइल का विरोध कर रहा है, मिस्र विरोध करता है, पाकिस्तान जो मध्यस्थता करने की दिशा में रहा उसके भी रिश्ते इजराइल को लेकर अच्छे बिल्कुल नहीं है। यानी अमेरिकी हमले से पहले ईरान
हमेशा खाड़ी देशों पर हमला करने की सोचता भी नहीं था, हिचकता था। लेकिन जब अमेरिका ने ही हमला कर दिया तो सारी लकीरें मिट चुकी हैं। और यह सवाल बड़ा हो गया कि क्या वाकई अमेरिका ने खाड़ी देशों के हितों को नहीं देखा और नेतानों के उद्देश्यों को प्राथमिकता दे दी। सवाल है, ऐसा खाड़ी देशों के भीतर क्यों, कैसे हुआ? इस पे आए उससे पहले एक नई चीज यह भी है कि अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहा है, ह्यूमन राइट का जिक्र कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में ईरान के भीतर इजराइल और अमेरिकी फौजों ने तबाही मचाई है, जिसमें हजारों बच्चों की मौत हो गई, शिक्षकों की मौत हो गई, स्कूल ध्वस्त कर दिए गए, मेडिकल सेंटर्स खत्म कर दिए गए। और बाकायदा राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने जब इन सारी चीजों का जिक्र किया तो ये सारे सवाल खाड़ी देशों के भीतर भी उभरे। लेकिन पहले क्या कहा विदेश मंत्री अग्राची ने? Iran stands today amid the throes of an illegal war imposed by two bullying nuclear-armed regimes, the United States and Israel. This war of aggression is blatantly unjustified and brutal. They initiated this aggression on 28 February, while Iran and the United States were engaged in a diplomatic process to resolve Americans' alleged concerns over Iran's nuclear program. They betrayed diplomacy for a second time in the course of 9 months by torpedoing the negotiating table. Among the most harrowing manifestations of this aggression was the calculated, phased assault on Shajara Tayyib Elementary School in the city of Minab, south of Iran, where more than 175 students and teachers were slaughtered in cold blood. यानी ईरान एक मैसेज दुनिया के सामने कन्वे कर रहा है कि अमेरिका जो सोचता है वह उस दिशा में बढ़ जाता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून के वो खिलाफ भी क्यों ना हो। और इसी परिस्थिति में उन्होंने अपने देश को लेकर भी एक नए तरीके का संदेश यह भी दे दिया कि दरअसल होर्मुज़ रूट हो या एनर्जी का संकट हो, यह कोई सैन्य टकराव नहीं है, यह दरअसल टिके रहना और जीत की गारंटी है, क्योंकि जो थक जाएगा वो हार जाएगा। यह मैसेज खाड़ी देशों के लिए खतरनाक है क्योंकि युद्ध लंबा चलेगा और ना सिर्फ खाड़ी देशों के लिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए यह स्थिति नाजुक है। इसीलिए फ्रांस हो, जर्मनी हो और ब्रिटेन हो, स्पेन तो खुलकर शुरू से कह रहा है, लेकिन अब इन्होंने भी कह दिया हम युद्ध में शरीक नहीं होंगे। नया सवाल यह है, क्या यह परिस्थिति जो इस वक्त ईरान के जरिए खाड़ी देशों को प्रभावित कर रही है, खुद इस्लामिक कंट्री होने की वजह से खाड़ी देशों के भीतर अब यह सवाल है अमेरिका नहीं वो इजराइल के साथ खड़े हैं या ईरान के साथ खड़े हैं? क्योंकि ईरान अपने तौर पर बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि युद्ध को लंबा खींचना, दुश्मन की लागत को बढ़ाना, युद्ध के बाद भी सत्ता कायम रखना, होर्मुज़ रूट को लंबे वक्त तक इस परिस्थिति में रखना, एनर्जी संकट गहराएगा। और इन सब के बीच जो शिया विचारधारा है जो ईरान के भीतर है वो प्रतिरोध की है, बलिदान की है, शहादत की है, लगातार अपने आप को मजबूत करने को लेकर है। यानी IRGC के जरिए सिर्फ सेना नहीं बल्कि राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा की ताकत भी देश के भीतर गहरी पकड़ रखे हुए ये मैसेज कहीं ना कहीं उन खाड़ी देशों के लिए है जो ये मानकर चल रहे हैं कि दरअसल जो स्थिति गाजा और फिलिस्तीन को लेकर आई उसके बाद की परिस्थिति में अब ईरान को लेकर वो सवाल अमेरिका से करें या अमेरिका के साथ खड़े इजराइल को लेकर करें। इसीलिए खाड़ी देश में से कोई भी युद्ध में नहीं कूदा और माना जाता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह 3 ही थी। पहली वजह खाड़ी देश मानकर चल रहे थे युद्ध हमारा नहीं है। दूसरा था हम इसने ना तो शुरू कर रहे हैं और ना ही इस शुरू करने के बाद इसमें कूदना हमारे हित में होगा। जो इजराइल चाह रहा था कि किसी हालत में खाड़ी देश शरीक हो जाए, अमेरिका ने भी संकेत दिए कि पड़ोसियों पर ऐसा हमला आप कैसे कर सकते हैं। तो ईरान ने अपने तौर पर जवाब दिया कि आपकी मौजूदगी है वहां पर, वहां से मिसाइल हमारे यहां दागे जा रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता हमारी संप्रभुता खतरे में है। खाड़ी देशों ने इस पर खामोशी बरती और युद्ध में शरीक नहीं हुए। तीसरी बड़ी वजह थी कि एक रणनीतिक धैर्य भी चाहिए था खाड़ी देशों को, जो यह बतलाता था कि उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। यानी जितने हथियार सऊदी अरब ही खरीदता है, अगर आज की तारीख में वो हथियार अमेरिका से खरीदना बंद कर दे और जो सुरक्षा के तहत जो पैसा खाड़ी देशों का अमेरिका में जाता है, तो एक झटके में यह पैसा और सुरक्षा या समझौता जिस भी देश की दिशा में मुड़ेगा, जाहिर है वो नए संबंध तो बनाएगा लेकिन अमेरिका के लिए एक मुश्किल सबब होगा।
और शायद यही वो लकीर है जिसको अब ईरान ने भी समझा, खाड़ी देश भी समझ रहे हैं, इजराइल भी समझ रहा है और अमेरिका भी समझ रहा है। तो इन चारों देशों के समझने की स्थिति को पकड़िए। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि जिस तरीके से उसकी सुरक्षा प्रणाली में सेंध लग गई, यहां तक कि इजराइल के भीतर जो न्यूक्लियर प्लांट थे वहां तक मिसाइल पहुंच गई, जो मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली थी। अच्छा है, खामोश हो जाइए, इजराइल को हमला करने दीजिए और वो जिस टारगेट को चाहता है पूरा करना, वो टारगेट पूरा कर पाए ना कर पाए, लेकिन अमेरिका को धीरे धीरे अलग होना होगा, तो उसके युद्ध में लौटने की वापसी बेहद कम है। दूसरा सवाल ईरान को लेकर था कि ईरान में रिजिम तो नहीं ही बदलेगा, लेकिन इसके साथ साथ ईरान का यह बहुत साफ मैसेज था कि दरअसल वो एक व्यक्ति आधारित नहीं, बल्कि ईरान के भीतर धार्मिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों का एक नेटवर्क है और उसमें सुरक्षा एजेंसी भी है जिसके मातहत पूरा सिस्टम चलता है। यानी ईरान को लेकर जो खाड़ी देशों में सवाल था वो सवाल भी इस दौर में खत्म हो गया। तीसरा सवाल खाड़ी देशों के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर और अमेरिका के साथ खड़े होने को लेकर है, खासतौर से तब जब ईरान खुले चुनौती दे रहा है कि अब तो उन होटलों पर भी हमला कर देंगे जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद होंगे। यानी बात मिलिट्री अड्डे से आगे निकल गई, बात 1 to 1 पर आकर खड़ी हो गई। और चौथा सवाल दुनिया के उन देशों के सामने है जो कि इस एनर्जी क्राइसिस के भीतर अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालें, और अमेरिका अगर पहले 5 दिन, फिर 10 दिन और आने वाले वक्त में कितने दिन तक युद्ध चलता रहे, सीज फायर बढ़ता रहे, बातचीत हो रही है, रास्ता नहीं निकल पा रहा है, ईरान लंबा खींच रहा है, वो कह रहा है कि जो थकेगा वो हारेगा, ये मैसेज दुनिया के लिए परेशानी का सबब है। और इस दुनिया के भीतर मिडिल ईस्ट भी है, वेस्टर्न कंट्रीज का वो हुजूम भी है जिसमें अभी तक इजराइल की चलती थी, पहली बार ईरान ने खुली चुनौती दे डाली है। तो इस संकट काल के वक्त एक बहुत बड़ा शिफ्ट पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई देने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।